बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम इसका सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको सेक्शन डी न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ। अगर आपने उसकी वीडियो देखनी हो तो आप केमिस्ट्री क्लास 9 की प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। आपको जिस सब्जेक्ट का भी कोई टॉपिक देखना हो उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में विजिट कर लिया करें, आपको बहुत आसानी से वो टॉपिक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द एलोट्रॉपी विद एग्जांपल्स। हमें एलोट्रॉपी डिफाइन करनी है और उसकी एग्जांपल्स भी देनी है। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 113 पर है। पेज नंबर 113 पर टॉपिक नंबर है 5.6। इसके अंदर ये पूरी एलोट्रॉपी की डेफिनेशन है। एलोट्रॉपी क्या होती है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए एलिमेंट्स किस तरह बनते हैं। जब एक जैसे एटम आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक एलिमेंट बनता है, लेकिन बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एटम जब आपस में बॉन्ड हो रहे होते हैं, आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट तरीके से ज्वाइन होने से उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट एक ही होता है लेकिन उसके बॉन्ड्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट उसके शेप्स या स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनकी आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत डिफरेंट होती हैं। इसको कहते हैं एलोट्रॉपी। और ये फॉर्म्स जो होती हैं, जो एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, ये कहलाती हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। सिर्फ कुछ एलिमेंट हैं जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स शो करते हैं, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन। इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं और इनके अंदर एलोट्रॉपी शो होती है। पूरा जो मैंने आपको समझाया यही सब इसके अंदर लिखा है। अब मैं रीड करती हूँ। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी। एक एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। दीज फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स जो होती हैं ये कहलाती हैं एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। दिस हैपन व्हेन द एटम ऑफ द एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वे। ये ऐसा जब होता है जब एक एलिमेंट के एटम मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में बॉन्डेड हो जाएं, आपस में ज्वाइन हो जाएं। डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट तरीके से बॉन्ड्स के अरेंज होने के नतीजे में डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ओनली सम एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन शो एलोट्रॉपी। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन जिनके अंदर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। अब हमें इसकी एक एग्जांपल भी देनी है। हमें किसी एक एलिमेंट की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बतानी है। सल्फर की चाहे तो हम सल्फर की बता सकते हैं, कार्बन की आपकी बुक में दी हुई है तो हम कार्बन की ही कर लेंगे। कार्बन की जो है 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। ये एक हाइपोथेसिस है कि कार्बन की तकरीबन 500 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर हमें बुक के अंदर 4 ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बताई गई हैं। सबसे पहली जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है डायमंड। सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफीन और फोर्थ है फुलरीन्स। तो ये 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के हमें सिर्फ नाम लिखने हैं क्योंकि शॉर्ट में आंसर है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आपको इनको डिस्क्राइब भी करना है। मैं कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को आपको कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, वेयर द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ 4 कॉर्नर्ड लैटिस अरेंजमेंट। जब कार्बन के एटम 4 कॉर्नर लैटिस अरेंजमेंट कर लें, यानी इस तरह से ज्वाइन हो कि उसके चारों कॉर्नर पे एटम्स की ज्वाइनिंग हो रही हो, तो जो शेप बनता है या जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है डायमंड। डायमंड जो होती है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तमाम सब्सटेंसेस के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है। डायमंड को आमतौर पे हम शीशे को काटने के लिए भी यूज़ करते हैं और ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। जब कार्बन के एटम इस तरह से ज्वाइन होते हैं तो फिर डायमंड बन जाता है। कार्बन की सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, वेयर द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन शीट्स ऑफ अ 6 साइडेड लैटिस। मुख्तलिफ शीट्स बना लेते हैं कार्बन के एटम और उनमें जो कार्बन के एटम ज्वाइन होते हैं उनकी 6 साइड होते हैं। ठीक है, देखें इसमें कार्बन के एटम किधर है, 1 2 3 4 5 6 एटम आपस में ज्वाइन हो गए। उन्होंने इस तरह बहुत सी शीट्स बना ली। जब काफ़ी शीट्स बनती हैं तो ग्रेफाइट होता है, और जब सिंगल शीट बनती है कार्बन के एटम्स की तो फिर वो ग्रेफीन होता है। थर्ड नंबर है ग्रेफीन, सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट। इसके अंदर सिंगल शीट बनती है कार्बन की। अब इसके अंदर भी कार्बन की गिन लें कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 एटम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और सिंगल शीट बना रहे हैं। इसके अंदर कई शीट्स बना रहे हैं ग्रेफाइट में, ग्रेफीन में सिंगल शीट बना रहे हैं। इसके बाद लास्ट है फुलरीन, वेयर द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर इन स्फीयर, सिलेंडर और एग शेप फॉर्मेशन। जब कार्बन के एटम स्फीयर यानी गोल शक्ल में ज्वाइन हो जाए या सिलेंडर की या फिर एग शेप में ज्वाइन हो जाए तो फिर उसको कहते हैं फुलरीन। ये कार्बन की 4th एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आप कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को थोड़ा सा ये डिफाइन भी करेंगे
लेकिन अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ इनके नाम लिख दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इफ्यूजन, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। इफ्यूजन आपको डिफाइन करना है और उसकी एग्जाम्पल्स भी देनी है। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 96 पर है। पेज नंबर 96 पर टॉपिक है 5.1.2, इसके अंदर इसका आंसर है। देखिए मैं आपको पहले समझा दूं कि इफ्यूजन क्या होता है। आपने देखा होगा कि गैस अगर किसी भी सिलेंडर में रखी हुई हो या किसी बलून के अंदर गैस भरी हुई हो, अगर कहीं पे उसमें एक छोटा सा भी होल हो जाए तो उसमें से पूरी गैस जो होती है वो स्केप कर जाती है। दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे अगर हीलियम गैस के जो बलून्स होते हैं आमतौर पे यूज़ होते हैं, उसमें एक हल्का सा भी पिन से, बारीक सी पिन से भी अगर सुराख हो जाए तो पूरी की पूरी जो गैस होती है उसके अंदर से लीक हो जाती है। और इसी तरह हमारे जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, साइकिल के टायर्स होते हैं, उनके अंदर प्रेशर के साथ गैस को भर देते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर एक छोटा सा भी कहीं पे सुराख होता है पूरे टायर की हवा निकल जाती है। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब मैं इसको रीड करती हूँ। ये बहुत छोटा सा आपका आंसर है, आपने ये पूरा लिखना है यहाँ तक। इफ्यूजन की हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, द इफ्यूजन इज स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। इफ्यूजन क्या है? कम प्रेशर के साथ गैस के मॉलिक्यूल का एक छोटे से सुराख में से निकल जाना, स्पेस में चले जाने को कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। इफ्यूजन डिपेंड करता है गैस के मॉलिक्यूलर मास पे। गैस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है इफ्यूजन। लाइटर गैसेज इफ्यूज रैपिडली देन हैवियर गैसेज। जो लाइट गैसेज होती हैं वो जल्दी इफ्यूज हो जाती हैं, जबकि हैवी गैसेज जो होती हैं वो देर से इफ्यूज होती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है वो लाइट होती है, तो हाइड्रोजन गैस जल्दी इफ्यूज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हैवी होती है, वो देर से इफ्यूज होगी। फॉर प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन द डायमीटर ऑफ होल मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉलिक्यूल्स मीन्स फ्री पैथ। ये जो होल है इसका डायमीटर बहुत छोटा होना चाहिए। और कितना छोटा होना चाहिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है फ्री पैथ। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान के फ्री पैथ के मीन से छोटा होना चाहिए उस होल का डायमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इफ्यूजन के लिए लाजमी है कि होल का डायमीटर गैस के मॉलिक्यूल्स के फ्री पैथ के मीन से छोटा हो। तो इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। फॉर प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन द डायमीटर ऑफ होल मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉलिक्यूल्स मीन्स फ्री पैथ। ये जो होल है इसका डायमीटर बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में एक खास डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को कहते हैं फ्री पैथ। तो उस फ्री पैथ से छोटा उस होल का डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई इफ्यूजन की डेफिनेशन, ये आपने पूरी लिखनी है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, द लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल। गाड़ियों के टायर से एक बारीक से पिन के होल से भी पूरी एयर का, गैस का लीक हो जाना उसकी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल है इसकी, लीकेज ऑफ हीलियम थ्रू अ गैस बलून। गैस के जो बलून्स होते हैं उनके अंदर से भी अगर एक सुराख हो जाए बारीक सा, तो उनकी भी गैस जो होती है पूरी लीक हो जाती है। देखिए इसके अंदर हमें डायग्राम बनाकर दिखाइए। फिगर 5.3 को देखें। इस डायग्राम के अंदर ये सारी गैस जो होती है इफ्यूज हो गई, क्योंकि इसके होल का डायमीटर जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स के फ्री पैथ से छोटा था, जबकि इसके अंदर देखें इसका होल जो है वो बड़ा है, जिसकी वजह से पूरी गैस इफ्यूज नहीं हुई। तो गैस के इफ्यूजन के लिए ज़रूरी है होल का डायमीटर गैस के मॉलिक्यूल के फ्री पैथ के मीन से छोटा हो। इस डायग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपने बस ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और इसकी दोनों एग्जाम्पल्स देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। हमें इन तीनों की डेफिनेशंस बतानी है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इस तरह से देते हैं कि आपको 3 मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस दे देते हैं, उसके अंदर आपको उनकी डेफिनेशंस लिखनी होती है। एक ही चैप्टर की नहीं होती, मुख्तलिफ चैप्टर्स की होती हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन के अंदर तो एक ही चैप्टर की है ना सारी डेफिनेशन, लेकिन यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो उसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स की ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन एक साथ होंगी। 3 होंगी तो एक एक नंबर तीनों का हो जाएगा, इस तरह 3 नंबर हो जाएंगे। क्योंकि एक एक नंबर है इसका, तो इसलिए हमें इसकी छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 117 पर है। देखिए पेज नंबर 117 के ऊपर ये जो समरी है इसके अंदर इसकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। शॉर्ट आपको लिखनी है। सबसे पहली डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर्स प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। देखिए ये जो है ना आपको समझना पड़ेगा ये कैसे होता है। जो कोई भी लिक्विड है
तो उसका अपना एक वेपर प्रेशर है। जब उसको हम हीट अप करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उसका वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी जिस लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो लिक्विड जो होता है बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो बस आपने ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। सेकेंड डेफिनेशन हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पर है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और उसकी जो स्टेट है या उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो लिक्विड स्टेट के इक्वल हो जाए, लिक्विड स्टेट की जैसी हो जाए, वो पॉइंट उसका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक सॉलिड जो होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हम यहाँ से लिखेंगे, freezing point of a liquid is that temperature at which vapor pressure of a liquid state is equal to the vapor pressure of a solid state। वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो कहलाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। मैटर की जो मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं हर स्टेट का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना कम हो जाए कि वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो फिर लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और वो पॉइंट जो होता है कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी एग्जांपल हम वाटर की बता सकते हैं। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वाटर जो होता है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, बर्फ बनना शुरू हो जाता है, आइस बनना शुरू हो जाता है, वो कहलाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं ये। इसी तरह यहाँ पे जो हमने बॉइलिंग पॉइंट किया था तो वो पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है यानी उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की तीनों डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज डेंसिटी? हाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने डेंसिटी डिफाइन करनी है और हमें बताना है कि लिक्विड की डेंसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ये टॉपिक जो है आपकी बुक में पेज नंबर 109 पर है, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। सबसे पहले हम डेंसिटी डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर फैक्टर्स का इफेक्ट बताएंगे। तो ये आपकी बुक से ही लिखा है मैंने, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इस बुक से ये। तो डेंसिटी क्या चीज़ होती है? किसी बॉडी के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। या यूं भी कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो मेजरमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई मटेरियल कितना पैक्ड है, कितना टाइटली पैक्ड है। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली अ मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। डेंसिटी वो मेजरमेंट होती है जिससे पता चलता है कि कोई मटेरियल कितना टाइटली पैक्ड है। इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो मास है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर होता है। डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटी का सिंबल है, इसको कहते हैं रो। रो इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय v। डेंसिटी इक्वल होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। अब इसको देखें ध्यान से, तो डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m के। m यानी मास ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। मटेरियल का मास कम होगा, डेंसिटी कम होगी। लेकिन डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ये डेंसिटी का यूनिट होता है, देखिए मास का होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है एम क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया? किलोग्राम पर एम क्यूब। तो ये तो हो गई डेंसिटी की डेफिनेशन। उसके बाद हेडिंग डालेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो मास होता है जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पाया जाता है। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेज ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। लिक्विड जो होते हैं वो गैसेज की निस्बत ज़्यादा डेंसर होते हैं
क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी गैस की निस्बत ज़्यादा होती है। ये हो गई डेंसिटी की डेफिनेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे डेंसिटी की डेफिनेशन पूछी थी, इसलिए हमने ये डेफिनेशन दी है डेंसिटी की अलग से। फिर क्योंकि हमें लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट बताना था, इसलिए हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड को भी डिफाइन करा है। अब इसके बाद हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज स्लाइटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड्स इंक्रीजेज देयर वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी पर टेम्परेचर का थोड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है लिक्विड का तो उसके साथ ही लिक्विड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। तो जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। मैं एक बार शुरू से पढ़ लेती हूँ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज स्लाइटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड इंक्रीजेज देयर वॉल्यूम विच डिक्रीजेज डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी पर टेम्परेचर का स्लाइटली अफेक्ट होता है, क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, विच डिक्रीजेज डेंसिटी, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल हम देते हैं, वाटर हैज़ डिफरेंट डेंसिटीज एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसकी एग्जाम्पल ये है कि वाटर एक लिक्विड है और मुख्तलिफ टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर टेम्परेचर कम हो तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट। पहले मैं आपको समझा दूं फिर मैं बताती हूँ क्या लिखना है। देखिए, लिक्विड के ऊपर जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब वो प्रेशर इंक्रीज होता है तो उससे उनका वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन लिक्विड की क्वालिटी ये होती है कि जब लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो कंप्रेस्ड नहीं होते, जबकि गैसेस होती है ना, गैसेस के ऊपर जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं। लेकिन लिक्विड जो होता है वो कंप्रेस्ड नहीं होता, क्योंकि लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं हो रहा होता। तो इसलिए प्रेशर के इंक्रीज होने से लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज तो होती है, लेकिन वो बहुत मामूली सी होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, यानी प्रेशर के इंक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होती है। ये जो चेंज होता है डेंसिटी का, ये बहुत मामूली सा होता है। इसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेस्ड नहीं होते। अब मैं रीड करती हूँ कि आपने क्या लिखना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज स्लाइटली अफेक्टेड बाय प्रेशर। लिक्विड की डेंसिटी पर प्रेशर का बहुत हल्का सा इफेक्ट होता है। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन लिक्विड्स इंक्रीजेज डेंसिटी। जब लिक्विड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। बट लिक्विड्स आर नॉट रेडिली कंप्रेस्ड, मगर लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते। ड्यू टू दिस डेंसिटी चेंज इज नेग्लिजिबल। इस वजह से डेंसिटी का जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मैं एक बार और इसको रीड कर देती हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। Density of liquids is slightly affected by the temperature, as by increasing temperature, liquids increases their volume, which decreases density. Example, water has different densities at different temperature. Effect of pressure on density of liquids. Density of liquids is slightly affected by pressure. Increase in pressure on liquids increases density. But liquids are not readily compressed. Due to this, density change is negligible. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन प्लाज्मा विद द डेली लाइफ एग्जाम्पल। प्लाज्मा डिफाइन करना है और डेली लाइफ से उसकी एग्जाम्पल्स भी देनी है। प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा जो है ये स्टेट ऑफ मैटर है। हमने इससे पहले जो है सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। हमने हमेशा से ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी। 3 स्टेट्स के अलावा एक चौथी स्टेट ऑफ मैटर भी होती है। प्लाज्मा जो है वो 4th स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन उसके अलावा एक और स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC।
ठीक है, तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। अब ये जो 5 क्वेश्चन के अंदर प्लाज्मा पूछा है आपसे और 6 क्वेश्चन के अंदर आपसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पूछा है। मैं ये दोनों थ्योरीज आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँगी पहले, और फिर मैं इन दोनों के क्वेश्चंस आपको मार्क करवाऊंगी। सबसे पहले तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर को समझ लेते हैं। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? हमने आज तक जो पढ़ी थी वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी। सबसे पहली कौन सी है? सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। तो ये हो गई सॉलिड स्टेट। उसके बाद होती है लिक्विड। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ये थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा दूर नहीं होते, थोड़े बहुत दूर होते हैं। थर्ड स्टेट है गैस। गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट मूव करते हैं, और स्ट्रेट मूव करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। टकराते से इनकी एनर्जी लूज़ नहीं होती। तो ये सारे ही मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे मूवमेंट कर रहे होते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए ये बहुत कम मूव कर रहे होते हैं। ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेशन करते रहते हैं, ठीक है। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े बहुत मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस होती हैं। जबकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। इनकी एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो सबसे ज़्यादा होती है। एनर्जी की ज़्यादा होने की वजह से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर मूव कर रहे होते हैं। अब ये तो 3 स्टेट्स हो गई, लेकिन इसके बाद जो 4th स्टेट आती है, 4th स्टेट आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास हाई एनर्जी है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं और इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर गैस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ करके इसकी एनर्जी को और इंक्रीज़ कर दिया जाए, यानी इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और ज़्यादा हो जाए, जब हम इसका टेम्परेचर हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे। तो क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इनके एटम से बाहर निकल जाते हैं। यो इनके एटम से बाहर निकल जाते हैं, इससे क्या होता है? आयनाइजेशन हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और गैस का जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाते हैं, आयनाइजेशन हो जाती है। जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है उसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। गैस की वो स्टेट जिसमें गैस के मॉलिक्यूल हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाते हैं, वो स्टेट कहलाती है प्लाज्मा स्टेट। क्योंकि वो गैस जो होती है उसकी कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसके अंदर आयनाइजेशन हो जाती है और उसके नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उसके एटम से बाहर निकल जाते हैं। गैस की ये कंडीशन होती है वो मैटर की 4th स्टेट होती है, वो होती है प्लाज्मा। तो ये हमारी 4th स्टेट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ 5th स्टेट क्या होती है। 5th स्टेट होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत करीब करीब हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं हैं, इसलिए ये बहुत पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, और ये अपनी ही जगह पे हल्की हल्की वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। इनके अंदर एनर्जी होती है लेकिन कम एनर्जी होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बहुत कम कर दें, इतना कम कर दें कि इनकी जो हल्की सी वाइब्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल कंडेंसेट हो जाए और इनकी एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल अनएक्टिव हो जाए, और इनका टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए, ये सुपर कूल हो जाएं और सुपर अनएक्साइटेड हो जाएं। ये जो पहले हल्का सा भी वाइब्रेशन कर रहे थे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल अनएक्साइटेड हो जाएं और सुपर कूल हो जाएं। तो इस स्टेट को कहते हैं BES, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन इसके लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जाके बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की कंडीशन आती है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये है मैटर की 5th स्टेट, ये 5वीं स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन इसके लिए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी एटम की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो थ्योरेटिकली स्टॉप हो जाती हैं, यानी किसी एटम की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एब्सोल्यूट 0 के ऊपर। तो अगर हम किसी सॉलिड को एब्सोल्यूट 0 के टेम्परेचर तक पहुंचा दें तो फिर बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की स्टेट आ जाती है, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो आपसे प्लाज्मा पूछा है, तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्लाज्मा का आंसर बताऊंगी, और ये जो मैंने आपको बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट समझाया है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इसका आंसर बताऊंगी। ये मैंने आपको जो पूरा समझाया है ये इसलिए समझाया ताकि आपको स्टेट्स अच्छी तरह समझ में आ जाएं। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 116 के ऊपर ये आपको इस तरह से सिखाया हुआ है। देखिए, ये पहली स्टेट बनाई है, ये है सॉलिड की स्टेट, ठीक है। इसके अंदर जो है इसके मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं। इसके बाद ये सेकंड स्टेट बनाई है,
ये है लिक्विड की स्टेट और ये थर्ड है गैस स्टेट। गैस के अंदर देखिए मॉलिक्यूल कितने दूर दूर हैं। गैस की आयनाइजेशन होगी तो उससे प्लाज्मा बन जाएगा, यानी गैस के मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम से बाहर निकल जाएं, जिसकी वजह से इसमें आयनाइजेशन हो जाए। जो जब गैस की आयनाइजेशन हो जाती है तो प्लाज्मा स्टेट बन जाती है और प्लाज्मा स्टेट को डी आयनाइज कर दिया जाए, यानी इसके अंदर से अगर वो एनर्जी और वो टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये प्लाज्मा स्टेट जो है वापस से गैस बन जाती है। प्लाज्मा की डी आयनाइजेशन होती है तो गैस बन जाती है, गैस की आयनाइजेशन होती है तो प्लाज्मा बन जाता है। अब ये देखें, ये है सॉलिड। सॉलिड के अंदर से बिल्कुल हीट को निकाल दिया जाए और उसका टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाए, कितना, एब्सोल्यूट ज़ीरो तक इसको ठंडा कर लिया जाए। कूल कर दें एब्सोल्यूट ज़ीरो तक सॉलिड को तो BE कंडेंस बन जाएगा और BE कंडेंस को हीट अप कर दिया जाए, हीट प्रोवाइड कर दी जाए तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपकी बुक में पेज नंबर 116 पर आपको बताई मैं। इसमें से भी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 114 पर है। जो मैंने आपको समझाया वही सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे, उसके बाद डेली लाइफ में इसके कुछ एग्जांपल्स आप देंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं। इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स आइडेंटिफाई द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर नोन एज प्लाज्मा। तो सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स, उसने प्लाज्मा की स्टेट को डिस्कवर करा था। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडिंग एनर्जी टू अ गैस। और कैसे डिस्कवर करा? उसने गैस की एनर्जी को ज़्यादा कर दिया, गैस की एनर्जी में इजाफा करा तो उससे प्लाज्मा डिस्कवर हुई। एज अ रिजल्ट सम इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट देयर एटम्स। जब उसने गैस की एनर्जी बढ़ाई तो उस गैस के कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकल गए, बाहर निकल गए। एंड फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस बाय आयनाइजेशन। और इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस बन गए और आयनाइजेशन हो गई। इन प्लाज्मा दीज चार्ज पार्टिकल रिएक्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा के अंदर ये जो चार्ज पार्टिकल हो गए ना, देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के अंदर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। इफ़ प्लाज्मा लूजेज हीट द आयन विल रीफॉर्म इनटू अ गैस। अगर प्लाज्मा में से हीट को निकाल दिया जाए, क्योंकि जब गैस को ज़्यादा हीट पहुंचाई गई थी तो प्लाज्मा बना था, अगर प्लाज्मा में से हीट को निकाल दिया जाए तो आयंस जो हैं वो रिफॉर्म हो जाएंगे, वापस से गैस बना लेंगे। इमिटिंग द एनर्जी विच हैड कॉज देम टू आयनाइज। और वो एनर्जी जिसने उनको आयनाइज करा था उसको इमिट कर देंगे, इमिट करके दोबारा से गैस बना लेंगे। तो ये पूरी तो आपने डेफिनेशन लिखनी है प्लाज्मा स्टेट की। उसके बाद प्लाज्मा स्टेट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी बुक में पेज नंबर 115 के ऊपर हैं। ये देखें, इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप चाहें तो, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स लिख लें। सबसे पहली एग्जाम्पल है द लाइटिंग मेक्स प्लाज्मा नेचुरली। लाइटनिंग से नेचुरली प्लाज्मा बनता है। जब नेचुरली तरीके से जो प्लाज्मा बनता है वो लाइटनिंग से बनता है। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल वो है द आर्टिफिशियल मैन मेड यूजेज ऑफ प्लाज्मा इंक्लूड फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब नियॉन साइन। नेचुरली तो प्लाज्मा लाइटनिंग से बनता है, लेकिन इंसान ने आर्टिफिशियली भी प्लाज्मा बनाया है। उसकी एग्जाम्पल कौन सी है? इसकी एग्जाम्पल फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब और नियॉन साइन वगैरह हैं। फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब के अंदर लो प्रेशर मरकरी गैस होती है। इलेक्ट्रिक करंट मरकरी वेपर्स को एक्साइट कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। इसकी थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे द यूज़ ऑफ प्लाज्मा डिस्प्ले ऑफ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी प्लाज्मा डिस्प्ले होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 है द प्लाज्मा लैम्प्स एंड ग्लोब्स आर पॉपुलर इन चिल्ड्रंस टॉयज एंड रूम डेकोरेशन। तो आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं कि प्लाज्मा के लैम्प्स और ग्लोब्स वगैरह जो हैं रूम डेकोरेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसको आप ये चिल्ड्रंस प्ले वगैरह को हटा सकते हैं। आप लिख दें द प्लाज्मा लैम्प्स एंड ग्लोब्स आर यूज्ड एज रूम डेकोरेशन। ये हो गई इसकी 4 एग्जाम्पल्स। इसके बाद 5th एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। साइंटिस्ट आर एक्सपेरिमेंटिंग विद प्लाज्मा टू मेक अ न्यू काइंड ऑफ न्यूक्लियर पावर। साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और प्लाज्मा के ज़रिए एक नई किस्म का न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, कॉल्ड फ्यूजन। उस न्यूक्लियर पावर को कहते हैं फ्यूजन, विच विल बी मच बेटर एंड सेफर देन ऑर्डिनरी न्यूक्लियर पावर। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक नई तरह का न्यूक्लियर पावर बनाएं जिसमें प्लाज्मा यूज़ हो, और ये कहलाता है फ्यूजन। ये जो प्लाज्मा से न्यूक्लियर पावर बनाया जाएगा ये ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सेफ़र होगा उस
न्यूक्लियर पावर की निस्बत जो कि अभी यूज़ होता है, इसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कम होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, और रेडियो एक्टिव वेस्ट को अगर सही तरह से डिस्पोज ना किया जाए तो वो बहुत ख़तरनाक साबित होता है, उससे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि प्लाज्मा के ज़रिए न्यूक्लियर पावर को चलाएँ, जिससे एनर्जी को प्रोवाइड करें और बिजली पैदा करें, लेकिन उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट ना बने ज़्यादा, और ये ज़्यादा सेफ़र होगा। इसके अंदर 5 एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्टिफाई दैट एटम्स ऑफ बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कूल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की थ्योरी बतानी है कि किस तरह से बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सुपर अनएक्साइटेड या सुपर कूल्ड होते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, अब मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर आपने कहाँ से लिखना है। आपकी बुक में पेज नंबर 115 पर इसका आंसर है। 5.8 टॉपिक है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC, आप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 2 साइंटिस्ट सैटेंड्रा बॉस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्कवर अनदर स्टेट्स ऑफ मैटर इन 1920। 2 साइंटिस्ट है, एक था सैटेंड्रा बॉस और दूसरा था एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने एक नई स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर करी 1920 में, बट दे डिड नॉट हैव द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू मेक इट हैपन एट दैट टाइम। मगर उनके पास वो फैसिलिटीज़ और वो इक्विपमेंट नहीं थे जिससे वो इसको प्रूव कर सकते। आफ्टरवर्ड इन 1995 2 other scientists, Eric Cornell and Carl Wieman, also proposed another state of matter known as Bose-Einstein condensate. उसके काफ़ी सालों के बाद 1995 में 2 और साइंटिस्ट थे, एक का नाम था एरिक कॉर्नेल और दूसरे का नाम था कार्ल वीमन। इन दोनों ने बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की स्टेट ऑफ मैटर प्रपोज करी, क्योंकि इस 5th स्टेट ऑफ मैटर की जो बेसिक थ्योरी थी वो सैटेंड्रा बॉस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। उसके ऊपर ही उन्होंने इस 5th स्टेट ऑफ मैटर का नाम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC रखा। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। दे डिस्कवर्ड दैट एज प्लाज्मा आर सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम, द एटम इन बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट आर टोटली ऑपोजिट। जैसे कि प्लाज्मा जो है वो सुपर एक्साइटेड या सुपर हॉट एटम की एक स्टेट है, इसी तरह बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है यानी BEC जो है उसकी टोटली ऑपोजिट है। दे आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड एटम। ये जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है ये एटम की वो स्टेट है जिसके अंदर एटम्स जो होते हैं वो सुपर अनएक्साइटेड और सुपर कोल्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। इस सब को आप छोड़ दीजिए, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 116, इस पर से आप लिखेंगे द BEC हैपेंस एट सुपर लो टेम्परेचर। BEC की जो स्टेट है वो सिर्फ सुपर लो टेम्परेचर पर होती है। व्हेन वी गेट अ टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ एनर्जी। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक अटेन हो जाए तो तमाम मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है। इतनी एनर्जी कम हो जाती है कि मॉलिक्यूल का मोशन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। और ये कब होता है? ये होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर। एन एटम बिगिंस टू क्लम्प। एटम्स होते हैं आपस में क्लम्प होना शुरू हो जाते हैं। सॉलिड के अंदर तो बहुत करीब करीब थे, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया? क्लम्प हो गए। द रिजल्ट ऑफ दिस क्लम्पिंग इज द BEC। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सुपर अनएक्साइटेड एटम्स हो जाते हैं, सुपर अनएक्टिव एटम्स हो जाते हैं, तो वो क्लम्प बना लेते हैं, और ये जो क्लम्प बनता है ये होता है BEC या 5th स्टेट ऑफ मैटर। इन कॉमन वी कैन नॉट सी दिस स्टेट इन ऑब्जर्वेबल नेचर। कॉमनली हम इस स्टेट को नेचर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच एट वेरी लो टेम्परेचर अंडर नॉर्मल लैब कंडीशन। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि इतने लो टेम्परेचर तक पहुंच जाया जाए किसी भी नॉर्मल सी लैब कंडीशन में। यानी जब कोई नॉर्मल लैब कंडीशन होती है ना, उसके अंदर भी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को, तो इसलिए इसको नॉर्मली ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत हाई कंडीशन है, और वो ये है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वाला पैराग्राफ आपने लिखना है, और ये शुरू का पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। आप इसके अंदर ये जो है थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए।
यहाँ से मैं इसको एक बार और रीड कर देती हूँ जो आपने लिखना है। 2 साइंटिस्ट सेटेंड्रा बॉस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्कवर अनदर स्टेट ऑफ मैटर इन 1920। यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से लिखें आफ्टरवर्ड इन 1995 2 other scientists, Eric Cornell and Carl Wieman, also proposed another state of matter known as Bose-Einstein condensate। यहाँ तक लिखें। इसके बाद BEC की हेडिंग डालें। They discovered that as plasma are super hot and super excited atom, the atom in a Bose-Einstein condensate are totally opposite. They are super unexcited and super cold atom। यहाँ तक लिख लिया आपने। इसके बाद आप आगे वाला पैराग्राफ लिखेंगे। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये मैं एक बार रीड कर देती हूँ। The BEC happens at super low temperature. When we get a temperature near absolute zero, all molecular motion stops due to the depletion of energy and atoms begins to clump. The result of this clumping is BEC. In common, we cannot see this state in observable nature because it is very difficult to reach at very low temperature under normal lab condition। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफरेंशिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें बताना है कि किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए मैटर्स की स्टेट्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि किस तरह मॉलिक्यूल की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बनती हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करती हूँ। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको डिस्क्राइब किया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो 5 हैं जो कि अब आज तक डिस्कवर हो चुकी हैं। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट्स हैं। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्योंकि ये जो प्लाज्मा है ना ये गैस की ही आयनाइज फॉर्म है और ये जो BEC यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये सॉलिड की ही एक कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, तो सॉलिड की कंडेंसेट फॉर्म जो है वो BEC है और गैस की आयनाइज फॉर्म है वो है प्लाज्मा। तो असल में मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? हर मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर बनती हैं। ये मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले हम सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड के अंदर देखें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। लिक्विड के अंदर देखें, लिक्विड के अंदर उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब गैस को देखते हैं। गैस के अंदर जो है मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे कि इनके दरमियान फोर्सेस कैसी हैं। जब सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की वो बहुत ज़्यादा हैं। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब लिक्विड में देखते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर हैं तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सॉलिड की निस्बत कम है। सॉलिड के अंदर वेरी हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी लेकिन लिक्विड के अंदर हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी क्योंकि इनके अंदर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अच्छी खासी हैं लेकिन सॉलिड से कम है। अब गैस को देखते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो इसलिए इनके दरमियान इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक मखसूस पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं और इस मखसूस पैटर्न को कहते हैं लैटिस। इसीलिए सॉलिड का एक ख़ास शेप होता है। लिक्विड को देखें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मखसूस पैटर्न में नहीं होते बल्कि क्लस्टर में होते हैं, इसलिए लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। गैस को देखते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत दूर दूर हैं इसलिए इनका कोई शेप नहीं होता। ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट हम इसका लिखेंगे कि ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ये इधर उधर मूव नहीं करते, अपनी ही जगह पे रहते हुए अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री होते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं लेकिन लिक्विड के अंदर ही मूव करते हैं, लिक्विड से बाहर नहीं जाते। जबकि गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं ये बिल्कुल फ्रीली मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 पॉइंट। 5th पॉइंट हम लिखेंगे क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, थोड़ी जगह पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो इसलिए इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और डेंसिटी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में समझा दिया है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास होता है या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी डेंसिटी होती है। अगर छोटी जगह पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा डेंसिटी होगी। क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड हैं
तो इसके थोड़े वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड से कम होती है। जबकि गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और बड़ी स्पेस के अंदर थोड़े मॉलिक्यूल आते हैं, इसलिए गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, सबसे कम गैस की डेंसिटी होती है। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। अब 6 पॉइंट हम लिखते हैं। सॉलिड जो होते हैं उनके डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और गैस का ना कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमने यही 5-6 पॉइंट्स हमने लिखने हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर इसमें आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप किस तरह से लिखेंगे। देखिए, इस चैप्टर के अंदर तो ये वाला आंसर आपका मौजूद नहीं है, लेकिन क्लास 9 की फिजिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर के पेज नंबर 160 और 161 के ऊपर इसका आंसर ये पॉइंट्स में मौजूद है, तो आप चाहें तो उस बुक से लिख लीजिए। ये मैंने उसमें से ही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो सेम होती है। यही चैप्टर फिजिक्स में है तो ये सेम आंसर आप फिजिक्स में भी इसका लिख सकते हैं और ये केमिस्ट्री में भी आंसर लिख सकते हैं। अलग अलग आंसर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैंने आपको सब बताया है वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर, कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिनको एटम्स कहते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट और मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से होती हैं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर बताते हैं। सबसे पहले देखिए, हम सॉलिड की हेडिंग डालेंगे। वो जो मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट बताए थे वही हमने इसके अंदर लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सेकेंड है मॉलिक्यूल्स अरेंज इन रेगुलर पैटर्न कॉल्ड लैटिस। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के अंदर वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं और उसे कहते हैं लैटिस। अच्छा, ये जो मैंने लाइन आगे लिखी थी ये यहाँ से काट देते हैं क्योंकि यही बात हमने 6 पॉइंट में भी लिखी है। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे पार्टिकल्स अनेबल टू चेंज देयर पोजीशन, पार्टिकल वाइब्रेट एट अ फिक्स पोजीशन। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते बल्कि वो अपनी फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लिखते हैं सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसीलिए सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। 6 पॉइंट है सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटीज़। क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड की डेंसिटीज़ हाईएस्ट होती हैं। क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती हैं। यही 6 पॉइंट हमें कंपेयर करने हैं लिक्विड और गैसेस के अंदर। अब लिक्विड की हेडिंग डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं द मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली फर्दर अपार्ट। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से फासले पर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट है मॉलिक्यूल्स अकर्स इन क्लस्टर। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लस्टर में होते हैं, जबकि हमने सॉलिड के अंदर क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में होते हैं। थर्ड पॉइंट है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं, जबकि सॉलिड के अंदर कैसी थी, वेरी स्ट्रॉन्ग थी। फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव विद इन लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर ही मूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लिखते हैं लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डोंट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम तो होता है मगर उनका डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं और मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इसका कोई शेप नहीं होता। जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह फिक्स रहते हैं और मूव नहीं करते, इसलिए उनका डेफिनेट शेप होता है। इसके बाद हम 6 पॉइंट लिखेंगे लिक्विड हैव हाई डेंसिटीज़। लिक्विड की भी हाई डेंसिटीज़ होती हैं, जबकि सॉलिड की कैसी थी, हाईएस्ट थी। ये बहुत आसान है, इनको सिर्फ आप अगर एक को भी कर लेते हैं तो उसके ज़रिए आप लिक्विड का और गैसेस का भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। हमारे सॉलिड और लिक्विड के 6 पॉइंट हो गए। अब हम गैसेस के अंदर बताएंगे कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट और फोर्सेस कैसी होती हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं गैस के अंदर। सेकेंड पॉइंट है मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रैंडमली।
गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज होते हैं, यानी इनकी कोई तरतीब नहीं होती। नंबर 3 पॉइंट है, अच्छा इसमें जो 3 पॉइंट है ना वो मैंने बाद में लिख दिया, ये है 3rd पॉइंट, ये है 4th पॉइंट, ठीक है। 3rd पॉइंट ये है, 3rd पॉइंट में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक और नेग्लिजिबल। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है बहुत कमज़ोर होती है, या यूँ कह रहे हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। इसके बाद हम 4th पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद हाई स्पीड इन एवरी डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, बहुत हाई स्पीड के साथ किसी भी सिम जा सकते हैं। फिर इसके बाद 5th पॉइंट है, दिस इज़ द रीज़न गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप नोर वॉल्यूम। इसी वजह से गैसेस का ना कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर होते हैं और रैंडमली अरेंज होते हैं। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, तो ज़्यादा स्पेस के अंदर बहुत कम मॉलिक्यूल आते हैं, इसलिए गैसेस की डेंसिटीज़ भी कम होती हैं। सबसे लो डेंसिटीज़ होती हैं गैसेस की। तो हम इसका 6 या लास्ट पॉइंट लिखेंगे, दे हैव लो डेंसिटीज़। गैसेस की सबसे लो डेंसिटीज़ होती हैं। इस तरह से देखें तो हमने इन तीनों स्टेट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल की मूवमेंट और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए तीनों स्टेट्स को डिफाइन कर दिया है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपको ये बहुत बड़ा आंसर लगे, लेकिन इसका इससे छोटा आंसर हो नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ये शॉर्ट का क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है। और आमतौर पे ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर करना है। इसी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स की कोई और वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। प्लेलिस्ट के जरिए आपको अपनी रिक्वायर्ड वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अल्लाह हाफिज़।